फाइन स्टूडेंट, तो ये सेकंड होगा इस मंथ का प्रीलिम्स डोजियर। और जैसे कि हम लोग 2021 सेट का बात कर रहे थे, तो फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो यूपीएससी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर 2021 में। नंबर 22 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कोपोपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स एंड फोरामिनिफेरा। Which of the above are primary producer in the food chain of ocean? वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल पूछ रहा है तुमसे कि प्लांट से रिलेटेड फाइटोप्लैंक्टन कौन सा है। प्लांट से रिलेटेड जो प्लैंक्टन होता है उसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जो एनिमल से रिलेटेड जो प्लैंक्टन होता है उसको जूप्लैंक्टन कहते हैं। तो इसमें बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन पूछा गया है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो तुम्हारा क्या है, प्रोड्यूसर्स। तो इसमें देखोगे साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, 2 और 3 करेक्ट आंसर होगा। और इसमें एक ऑप्शन और हो सकता था तुम्हारा फ्लाइगोफैगलेट्स। अच्छा, ऐसे कुछ समथिंग नाम है, साइनोफैगलेट्स या 5 फ्लैगलेट्स, ठीक है, जो कि तुम लोग इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको जानकारी मिल जाएगा। जैसे कोपोपोड्स हो गया, या बाकी जो चौथा ऑप्शन है 4th नंबर में, ये तुम्हारा ये फाइटोप्लैंक्टन नहीं है, ये सब तुम्हारा जूप्लैंक्टन में आएगा। इसलिए यूपीएससी ने बहुत ही स्मार्टली ऑप्शन को भी दिया है कि किसी बच्चे को यदि आता है चारों ऑप्शन में तो वहाँ पे भी कंफ्यूज करेगा वो। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, ठीक है, बी फॉर बॉल। समझ गए ना। तो साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स ये दोनों ही क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है ओशन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 और 3, बी फॉर बॉल। 71 देखो, वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज, देखो तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, H2O। तो देखो O क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो। ऑक्सीजन इज नोन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो उसमें माइनस है। हाइड्रोजन इज नोन फॉर पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के लिए जाना जाता है और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के लिए जाना जाता है, करेक्ट। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी बाकी जितने भी चीज़ है वो डिजॉल्व हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, यू टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl, हाँ, तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को यदि वाटर में डालोगे तो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए, क्योंकि सोडियम में Na+ होगा तो वो खींचा आएगा ऑक्सीजन की तरफ से खींचा जाएगा, नहीं अट्रैक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के प्रति। और जो Cl है माइनस वो H के प्रति हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोथ पोल, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यही कारण है कि वाटर में अधिकतर चीज़ डिजॉल्व हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A फॉर एप्पल। इट इज़ अ डाइपोलर इन नेचर। डाइपोलर मतलब क्या, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है चार्ज। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री से, समझ, बेसिक साइंस से पूछा गया है ये सवाल। ये आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। अच्छा, शुरुआत जब संविधान बना था तो उस समय राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट ही था। बट क्या हुआ, बाद में बहुत सारा डिस्प्यूट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट गया ये, और फाइनली 1978 में जब मोरारजी देसाई का सरकार था, 1978 में 44th अमेंडमेंट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कम लीगल राइट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कम लीगल राइट, और इसको आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया, इफ़ आई एम करेक्ट। तो आर्टिकल 300 के अंदर अब ये क्या है, लीगल राइट है, मगर मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल कम लीगल राइट, यानी कि संविधान में है और उसमें ये लिखा गया है कि किसी का भी प्रॉपर्टी को वायलेट किया जा सकता है बाय सुइटेबल लॉ, यानी कि पार्लियामेंट लॉ ला के ये चीज़ वायलेट कर सकती है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा, अभी की स्थिति में देखोगे तो क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन। हाँ, केवल सिटीजन ही नहीं होगा, एनी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन बाहर के भी लोग हो सकते हैं। समझ गए ना। तो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये, A और B के बीच में स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, समझे ना। तो बी फॉर बॉल हो जाएगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन देखो, 96 भी क्वेश्चन देखो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के अंदर कोई टाइटल अलाउड ही नहीं है। जैसे एकेडमिक टाइटल हो तो मिलिट्री टाइटल, वो डिस्टिंक्शन है,
ठीक है। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के अंदर तो एबोलिशन ऑफ टाइटल का बात किया गया है, तो ये कहाँ से आएगा? ये बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो ए क्या हो गया? गलत। 1 क्या हो गया? गलत हो गया। यदि 1 गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ पता चल गया तुमको। मगर क्वेश्चन क्या है, ठीक से सुनो नीचे क्या लिखा गया है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? तो यूपीएससी में रेयरली ऐसा होता है कि इस तरह का ऑप्शन भी यूपीएससी देती है, और यूपीएससी इतना मेहरबान है कि नोट को डाक करके दी है ताकि बच्चा कंफ्यूज करे और उसके पास एक चांस रहे कन्फ्यूजन से दूर होने का। देखते हो, इसलिए डार्क कलर दे दिया है। बात समझ, यूपीएससी का खुद डार्क कलर है, यूपीएससी का खुद पेपर में डार्क कलर है ये। दूसरा देखो, पद्मा अवार्ड विच वेर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेर सस्पेंड ओनली वंस। ये 2 बार सस्पेंड हुआ है। एक बार सस्पेंड किया था जब 1978 में मोरारजी देसाई ने का सरकार बना था, तो उस समय वो सस्पेंड किया था। दूसरा बार जब सस्पेंड हुआ था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से, क्योंकि वो मामला फिर चला गया था सुप्रीम कोर्ट में, और 1992 से लेकर 1995 तक ये लगभग 2-2.5 साल 3 साल ये सस्पेंड रहा था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से फ्री कर दिया कि ठीक है आप दे सकते हो। तो 2 बार ये सस्पेंड हुआ, इसलिए कट जाएगा ना स्टेटमेंट 2 भी गलत हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया गया है? द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। आमतौर पे लोग 3 दे रहे थे, बट इस बार वायलेट करके पिछले साल ही 2024 में ही 4 को दिया गया। तो देयर इज नो रूल, कोई रूल नहीं है वहाँ पे। तो क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? तीनों ही करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन को ठीक से देख कर आंसर देना होता है, समझ गए ना? तो ये देखो 4 क्वेश्चन तो हम प्रीवियस ईयर का डील कर दिए हैं। अब बात करेंगे हम लोग जो अभी करेंट अफेयर्स में, रिसेंट करेंट अफेयर्स में जो चल रहा है उससे संबंधित भी हम लोग कुछ एमसीक्यू देखने जा रहे हैं जो कि यूपीएससी लेवल का ही होगा। तो देखते हैं, लुक एट द फॉलोइंग फाउंडेशन एआई मॉडल्स बीइंग डेवलप्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। बोला कि जो फाउंडेशन एआई मॉडल्स है जो पूरा दुनिया में क्रिएट हुआ है, जैसे देखो ओपन एआई ने चैट जीपीटी क्रिएट किया, करेक्ट स्टेटमेंट है। गूगल का जेमिनी है, ये भी हम लोग जानते हैं। एंथ्रोपोनिक का क्लाउड है, ये भी सही बात है। IBM का ग्रेनाइट है, वो भी सही बात है। और डीपसीक का RI है। सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, ऑल 5 आर करेक्ट। समझ गए ना? तो ये देखो AI का ज़माना है स्टूडेंट, समझे? इस तरह का क्वेश्चन यू मे एक्सपेक्ट, इस तरह का पूछा जा सकता है। यदि पूछा नहीं भी जाएगा तो यदि तुम्हें पता रहेगा तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को, है ना, हटाने में, स्टेटमेंट को रिमूव करने में हेल्प करेगा तुमको। हाँ, बहुत सारा है अभी, एंड इवन इन गूगल स्टोर ऑल्सो यूल फाइंड मैनी थिंग्स। चलो यहाँ पे देखते हैं। इस बार हम लोगों ने सर्वे भी किया, बजट भी किया, तो उससे आंसर मिल जाएगा तुमको यहाँ पे। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल एरियाज इज हायर देन दैट ऑफ अर्बन एरियाज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। बट उससे पहले बहुत सारा चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का क्या स्थिति है इस कंट्री में। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट देखोगे तो कितना है, वही 70 करोड़ के आसपास है ना, 65 से लेकर 70 करोड़ तक। 145 करोड़ जो हम लोग जनसंख्या वाले कंट्री है, इसमें लगभग 65 से लेकर 70 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। करेक्ट, वर्कफोर्स है हमारा। इसमें देखो बच्चे लोग, अभी देखोगे लेबर पीरियडिक वर्कफोर्स जो भी है, सर्वे जो 2017 से चल रहा है ना, LFPR है कि नहीं है? तो 2017 से स्टार्ट हुआ, अभी का भी देखोगे तो अभी देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट टोटल कितना है, 3.2% है। कितना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? 3.2%, यानी कि पहले कंपेयर में भी घटा है। मगर हम इस बात को भी जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में है। कहाँ पे है? अर्बन एरियाज़ में, एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरी बात है कि एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स बढ़ा है। 2-3 साल पहले 43% था और अभी का आंकड़ा कहता है कि 46% है। तो अपने आप में बहुत जंप है ये। दूसरी बात है कि 12% वर्कफोर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। 12%, यानी कि एग्रीकल्चर के बाद कंस्ट्रक्शन ही सेकंड सेक्टर है जहाँ पे हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो कितने लोग वहाँ पे, कितने वर्कफोर्स डिपेंडेंट है? 12%। उसके बाद आएगा तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में कितना है? 11.5 है। कायदे से पहले क्या था कि एग्रीकल्चर फर्स्ट था, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंड था, फिर कंस्ट्रक्शन था। मगर कंस्ट्रक्शन ने ओवरटेक कर लिया मैन्युफैक्चरिंग को।
तो 12% कहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन में है, और साढ़े 11% क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में है। अब देखो बच्चे लोग, ये इतना बता रहे हैं इसलिए ताकि 2 और 3 को सॉल्व किया जा सके। अच्छा तुम खुद समझो कि एग्रीकल्चर में जो अधिकतर जो वर्क फोर्स है वो स्किल्ड नहीं है, ना ही वो ग्रेजुएट है उतना, वो सब या तो 10 के नीचे हैं, है ना, या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो ग्रेजुएट नहीं है उतना। दूसरी बात है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जो लोग एम्प्लॉयड है वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो भी ज़्यादा ग्रेजुएट नहीं है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ है तबका, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ तबका है, कुछ आबादी है जो पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएट्स कंप्लीट है। तो ओवरऑल दिखा दो, ओवरऑल यदि निकालोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि जो ग्रेजुएट्स के बाद जो काम कर रही है तीनों सेक्टर में बहुत कम है। समझ गए? अब देखो, अमंग द टोटल वर्क फोर्स द परसेंटेज शेयर ऑफ वर्कर्स विथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इज मोर देन 40%। ये कोई चांस ही नहीं है। 40 वही तुम्हारा ये 10 से 20% के बीच में रेंज करेगा। ठीक है, बहुत कम है। आया समझ में? अच्छा, तो 1 भी गलत हो गया, 2 भी गलत हो गया, करेक्ट। अब उसके बाद देखते हैं नंबर 3, अमंग द टोटल वर्क फोर्स द वर्कर्स विथ स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड हाई कॉम्पिटेंसी स्किल्स इज मोर देन 40%। बिल्कुल, ये हो ही नहीं सकता है 40%। वही, ये भी तुम्हारा 20% के आसपास ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम बता तो रहे हैं कि जब ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट बहुत कम लोग हैं, जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में है, कंस्ट्रक्शन में बहुत कम है, एग्रीकल्चर में बहुत कम है, तो 40% होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ये मुश्किल से आपका होगा वही 10% के आसपास होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग, नन। तो कई यूपीएससी का ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है। अब बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस आप आंसर कर लोगे। यहाँ पे देखो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से संबंधित। मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In India, corporate bond market is less liquid in comparison to the equity market. Absolutely correct. सही बात है ना? भारत में जो बॉन्ड मार्केट है वो उतना डिपेंड नहीं हुआ है। अभी भी स्टिल अधिकतर जो बॉन्ड खरीदा जाता है वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट ही है। जो रईस लोग सब है वही सब्सक्राइब करते हैं बॉन्ड को, और जबकि इक्विटी मार्केट कितना ज़्यादा लिक्विडिटी है उसमें, है ना। कोई भी आदमी शेयर खरीद के और वो नेक्स्ट डे भी बेच सकता है। T+1 सेटलमेंट, नेक्स्ट डे ही आपको अपने खाता में पैसा आ जाएगा, है ना। अभी रिसेंट टाइम में देखे थे T+1 सेटलमेंट भी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड अभी भी लेस लिक्विड है, अभी भी डिपेंड नहीं है हमारे भारत में एज कम्पेयर टू शेयर मार्केट, एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट। नंबर 2 देखो, मेजोरिटी ऑफ द इशुएंस ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया इज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी 80 से लेकर 90% जो तुम्हारा कॉर्पोरेट बॉन्ड को सब्सक्राइब करता है वो सब प्राइवेट प्लेयर, सब ये प्राइवेट प्लेसमेंट ही है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या? जो लोग रईस सब है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले लोग सब, वो सब्सक्राइब करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सी फॉर कैट, बोथ 1 and 2। यहाँ पे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, बिल्कुल ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है ये। इसमें समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। Statement 1. The present global electric vehicles battery manufacturing ecosystem is dependent on the China as the batteries are primarily lithium based. Absolutely correct. देखो, लिथियम बेस्ड बैटरी, पहले तो इसको समझते हैं। लिथियम बेस्ड जो बैटरी है ये बिल्कुल, ये तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट? लिक्विड कंपोनेंट इसके अंदर है। तो लिक्विड कंपोनेंट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है। जब इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड है तो वही लिक्विड के थ्रू ही, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ही तुम्हारा पॉजिटिव एनोड और कैथोड के बीच में आयंस ट्रैवल करता है। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि डेंड्राइट फॉर्मेशन होते हैं। जब डेंड्राइट फॉर्मेशन होते हैं तो फायर कैच करना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए अभी दुनिया में सॉलिड, है ना, सॉलिड बैटरी के ऊपर रिसर्च चल रहा है। हालांकि वो अभी होने में, फिजिबल होने में, वो बनने में अभी टाइम है, बट रिसर्च चल रहा है कि सॉलिड वाला बैटरी चाहिए। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है कि हम पूरा दुनिया ही चाइना पे डिपेंडेंट है। समझ गए ना? क्योंकि ये लिथियम बेस्ड है, लिथियम बेस्ड में चाइना बहुत आगे है। नंबर 1 स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नंबर 2 देखोगे, चाइना होल्ड द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम ग्लोबली। ये गलत स्टेटमेंट है ना। देखो, जहाँ तक सवाल है लिथियम रिजर्व्स का, तो सबसे अधिक लिथियम रिजर्व चिली में है।
सबसे अधिक क्या है, चिली में है। उसके बाद सेकंड में आता है ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड में आएगा तुम्हारा अर्जेंटीना, और उसके बाद बाकी कंट्री चाइना सब है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कहोगे तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए निकालने के लिए। तो अब हाँ 55, अब 5 नंबर में इंडिया भी है, बट इंडिया का जो स्टेटस है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि कर्नाटका में भी हम 4-5 साल पहले मिला था हमको, और उसके बाद 2 साल पहले रजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी मिला है। तो उसके बावजूद भी अभी वो स्टेटस नहीं है कि उसको निकाल सके हमें, खाली रिजर्व होने से नहीं होता। हम समझ गए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी फॉर कैट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो चीज़ों को समझना है। और जहाँ तक चाइना का सवाल है, तो चाइना तुम्हारा क्रिटिकल मिनरल्स में सबसे आगे है, स्ट्रेटेजिक मिनरल में सबसे आगे है, रियर अर्थ मिनरल में सबसे आगे है वो। एक तो उसके पास अपना रिजर्व्स भी है, एट द सेम टाइम उसके पास टेक्नोलॉजी भी है जिसके द्वारा वो बाकी कंट्री में जाके एक्सपोर्ट कर सकता है, और वो कर भी रहा है चाइना। लिथियम भी क्रिटिकल मिनरल्स में ही आएगा, बट क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत सारी चीज़ आते हैं, मैं बाकी दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। देखो इस बार भी बजट में कहा गया ना कि ठीक है, हम फिस्कल डिफिसिट को बहुत अच्छे से मैनेज किए हैं, जो हमने पहले कहा वो हम करके दिखाए हैं। 4.5% बोले थे और इस बार 4.4% रखे हैं, अच्छी बात है। मैं ये बेस्ट तरीका नहीं है हेल्थ को देखने का, मतलब फिस्कल प्रूडेंस को देखने का ये बेस्ट तरीका नहीं है। यदि फिस्कल प्रूडेंस को देखना है तो सबसे जो बेस्ट एंकर होगा वो क्या होगा, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। और सरकार ने इस बार आश्वासन दिया है कि 2026-27 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2030 और 31 तक कोशिश रहेगा कि हम लोग एक नया टर्मिनोलॉजी लेके आएंगे एज पर एफआरबीएम एक्ट 2005 के हिसाब जानते हो ना कि बजट को एकदम अच्छे से फिस्कल प्रूडेंस के साथ चलना है, अच्छे से मैनेज करके चलना है। तो एक नया एंकर आने जा रहा है, डेट इज अ डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। और सरकार का ये मिशन है कि डेब्ट टू जीडीपी जो रेशियो है 50 ± 1% करना है बाय March 31, 2031 तक। ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी देखोगे बच्चे लोग, तो अभी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना है, लगभग 57% है। लगभग कितना, 57%। और यदि स्टेट का देखोगे, स्टेट का तो तुम्हारा जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो लगभग 26-27% है। यदि दोनों को जोड़ दोगे तो बच्चे लोग 82 to 83% आएगा। और जबकि एनके सिंह कमेटी में ये कहा गया था कि पुट टुगेदर कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। तो ठीक है, सरकार का बहुत अच्छा सोच है, क्योंकि जो फिस्कल डिफिसिट है वो सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे होता है। कई बार हमें ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है, कई बार हमें कम भी लेना पड़ सकता है बजट के लिए। बस सबसे बेस्ट जो मेथड होगा वो क्या होगा, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को मेंटेन करके चलना। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा देखो, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो एज्यूम्स मोर सेलियंस एज द इंटरेस्ट पेमेंट डिपेंड प्राइमरली ऑन द डेब्ट टू जीडीपी। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यदि आप अधिक से अधिक आपने डेब्ट फिस्कल डिफिसिट लिया है तो ओवर द पीरियड वो डेब्ट हो जाएगा, और उसके लिए आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी भी देखोगे तो रुपये कहाँ जाता है अधिक, तो इंटरेस्ट पेमेंट में लगभग तुम्हारा 21 से लेकर 22 पैसा जा रहा है 1 रुपया में। 1 रुपया जो 1 रुपया में कहाँ जा रहा है, तो उसमें देखोगे 21 से लेकर 22 पैसा जो है लगभग इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है ये, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, कितना सुंदर क्वेश्चन बनाया है, देखो मैं कहता हूँ कि कितना सुंदर क्वेश्चन सब है। जैसे एग्जांपल देखो, ब्लास्ट फर्नेस, याद करो ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आयरन ओर लाते हैं, करेक्ट। आयरन ओर, उसमें आयरन ओर मतलब जहाँ पे सबसे अधिक आयरन मिले, तो आयरन ओर प्लस कुकिंग कोल, ठीक है। कुकिंग कोल कहाँ से लाते हैं, अधिकतर हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लाते हैं ना, कुकिंग कोल से, यानी कोक उसमें मिक्स करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, और पिग आयरन बनता है, वही पिग आयरन से फिर स्टील निकलता है। हम जानते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस मेथड से जो स्टील प्रोड्यूस होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और बहुत ही कार्बन इंटेंसिव प्रोसेस है। जिससे 1 टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस करने में लगभग 2 से लेकर 2.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और इंडिया में तो लगभग 2.5 प्रोड्यूस होता है ना, 2.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया तुम्हारा ब्लास्ट फर्नेस। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में देखोगे तो स्टील स्क्रैप यूज़ किया जाता है एज ए इनपुट के रूप में स्टील बनाने के लिए।
स्टील स्क्रैप का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्टील जो उसका बच जाता है बहुत सारा चीज़ सब रेसिड्यू जो बचता है उसी को स्टील स्क्रैप कहते हैं। तो स्टील स्क्रैप का यूज़ करके इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में स्टील प्रोड्यूस किया जाता है और ये बेस्ट मेथड है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे 1 टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से तो लगभग 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होगा, तो ज़्यादा बेटर है ब्लास्ट फर्नेस से। अभी यूरोपियन यूनियन ने क्या फैसला लिया है कि अब हम ये जो स्टील स्क्रैप है भारत को आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए इंडिया में बहुत कड़ी प्रतिक्रिया हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बात समझ गए ना? तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रोसेस ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूजेस स्टील स्क्रैप एज अ की रॉ मटेरियल इन द मेकिंग ऑफ स्टील। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 2 क्या लिखा गया देखो, द स्टील प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस मेथड रिलीजेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन डेट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस रूट। ये गलत स्टेटमेंट हो गया ना? हाँ ये गलत स्टेटमेंट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल 1 ओनली। समझ गए ना? हाँ यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा ये 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी है, टाइप डी है। तो पहले हम लोग समझते हैं, देखो टाइप डी पीछे से देखते हैं। टाइप डी बिल्कुल इंसान को असर नहीं करता, ह्यूमन बीइंग को बिल्कुल भी असर नहीं कर सकता। डी काट दोगे, डी थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। जो सी है, सी माइल्ड फर्क पड़ता है, मगर उससे कोई बहुत बड़ा हेल्थ पे कोई डिजास्टर आने नहीं जा रहा है। टाइप सी से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, माइल्ड इम्पैक्ट है, वो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ ए और बी से इम्पैक्ट पड़ता है। ए इन्फ्लुएंजा ए है तो इससे एपिडेमिक और पेंडेमिक दोनों ही हो सकता है। इन्फ्लुएंजा ए से एपिडेमिक और पेंडेमिक दोनों ही हो सकता है। पेंडेमिक समझते हो ना, जहाँ पे अलग अलग कंटिनेंट में फैल जाए, जैसे कोविड-19 देखो पेंडेमिक बना कि नहीं बना, जो पूरा वर्ल्ड में फैल गया, अलग अलग कंटिनेंट में अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में वो फैल गया। तो ए इन्फ्लुएंजा ए से एपिडेमिक और पेंडेमिक दोनों हो सकता है, मगर जो इन्फ्लुएंजा बी है उससे केवल एपिडेमिक होगा, उससे पेंडेमिक नहीं होगा। तो ए और बी असर करता है ह्यूमन बीइंग को, सी भी असर करता है माइल्ड वे में। तो देखो गलत हो गया ना पहला क्वेश्चन कि ऑल द 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस ए बी सी डी कैन अफेक्ट द ह्यूमंस। गलत हो गया, ए बी अफेक्ट करता है और सी माइल्ड असर करता है, तो काटो उसको। अच्छा जो इन्फ्लुएंजा ए है, बी है और सी वायरस कैन कॉज फ्लू पेंडेमिक। नो, यदि पेंडेमिक बनना है तो केवल ए ही करेगा, बी सी तो कर ही नहीं सकता है, इसलिए उसको भी काटो। समझ गए ना? अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, H1N1 H3N2, ये एग्जाम्पल है टाइप ए का, क्योंकि टाइप ए में जो टाइप ए इन्फ्लुएंजा है उसमें तुम्हारा H बहुत सारा सब प्रोटीन हो सकता है, 18 सब प्रोटीन हो सकता है, N भी तुम्हारा बहुत सारा सब प्रोटीन हो सकता है, उसी का कम्बिनेशन H1N1 H3N2 बनता है। अच्छा तो ये देखो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा, H1N1 और H3N2 आर 2 कॉमन सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए दैट कॉजेज सीजनल फ्लू इन ह्यूमन बीइंग। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सीजनल फ्लू आता है, समझे ना, इससे सीजनल फ्लू आएगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये कम्बिनेशन है, दो प्रोटीन जो इन्फ्लुएंजा ए में पाया जाएगा उसी का कम्बिनेशन है। अभी तक हम लोग कितना कम्बिनेशन अभी तक हम लोग जान चुके हैं? 130 कम्बिनेशन अभी तक जान चुके हैं हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हम सी फॉर कैट हो जाएगा। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता सेकेंड क्वेश्चन है, देखो हाँ कि H5N1 इज ऑफन in the news in recent times in the context, consider the following statement। हमें स्टेटमेंट को समझना है। H और N जो है 2 प्रोटीन्स है जो कि सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस में रहता है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट जो मैं बता चुका हूँ। हाँ टोटल 18 सब टाइप्स होते हैं H के, और N के 11 सब टाइप्स होते हैं, वो भी करेक्ट बात है। और कई बार क्या होता है, जैसे 130 अभी तक हम लोग कम्बिनेशन जान चुके हैं। कई बार क्या होता है कि किसी को H131 जैसे एग्जाम्पल पीछे ही देख लो, H1N1 किसी को हुआ और फिर उसी आदमी को H3N2 हो गया, तो ये रीअसॉर्टमेंट की वजह से फिर नया कम्बिनेशन भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो देखो वो थर्ड वाला भी सही स्टेटमेंट है, स्वैपिंग द जीन सेगमेंट बाय इन्फ्लुएंजा वायरस इज नोन एज रीअसॉर्टमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, डी फॉर डॉग हो जाएगा, ऑल 3 आर करेक्ट। समझ गए ना? तो ये तीनों ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।